हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम डॉक्टर ज्योति सिंह है और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी क्लास 8 की साइंस बुक से टॉपिक प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट, जो कि आपके चैप्टर नंबर 3 से है। तो चलिए शुरू करते हैं। When we go to the market, we usually get things wrapped in plastics or packed in polythene bags. That is one reason why plastic waste keep getting accumulated in our homes. तो इस टॉपिक में जो हम पढ़ रहे हैं प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट, आपने बहुत बार सुना होगा गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन, एनजीओज़ की तरफ से नोटिफिकेशंस और बहुत सारे जो है संस्थाएं जो है इसके ऊपर काम कर रही हैं कि हम प्लास्टिक के यूज़ को मिनिमाइज़ करें। ठीक है, बट ये बात भी हमें माननी है कि प्लास्टिक जो है वो एज ए मटेरियल ऑफ चॉइस है, यानी कि सबसे पहले अगर हमें कोई चीज़ बनानी है, कोई चीज़ करनी है, तो हम पहला जो हमारा चॉइस होता है वो क्या होता है, प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज़ की वजह से। प्लास्टिक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, प्लास्टिक फ्लेक्सिबल है, वाटर प्रूफ है, कहीं भी इजीली मिल जाता है, चीप है, तो इस वजह से हम हमेशा प्लास्टिक का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन प्लास्टिक का जो सबसे बड़ा डीमेरिट है वो ये है कि ये इन्वायरमेंट में बहुत दिनों तक परसिस्ट करता है। मतलब जैसे कि अगर आप सब्जी के छिलके हैं उसको काट के फेंक देंगे तो 8-10 दिन में वो बिल्कुल बैक्टीरिया फंगस उसके ऊपर लग के उसका सारा न्यूट्रिएंट निकाल के उसको पूरा जो डिग्रेड कर देंगे, बिल्कुल ही उसको ख़त्म कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। लेकिन प्लास्टिक के साथ ऐसा है क्या? आप कोई प्लास्टिक का पॉलीथीन फेंक के देखिए, वो आपको सालों साल वैसे का वैसा ही पड़ा रहेगा, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। ठीक है, तो अगर ये चीज़ें अच्छी हैं हमारे लिए, लेकिन ये हमारे इन्वायरमेंट में क्योंकि बहुत दिनों तक परसिस्ट करती हैं, तो वो एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही हैं। वो एनवायरनमेंट से नहीं जाएंगी और बहुत सारी पॉलीथीन ऐसी इकट्ठी होती जाएगी तो एनवायरनमेंट के लिए वो बहुत ही घातक होगा। मतलब कि जैसे बारिश होगी तो पानी जो है वो नीचे नहीं जा पाएगा, क्योंकि ऊपर पॉलीथीन हमने फेंक के पूरा कूड़े का ढेर लगा दिया है, ख़त्म ही नहीं होगा, गंदगी फैलेगी उससे। ठीक है, जो स्ट्रे एनिमल्स हैं जैसे गाय है या कोई और जानवर है, बकरी है, वो उन पॉलीथीन्स को कभी कभी अपने मुंह के अंदर भी डाल के खा लेते हैं, जो कि उनकी आंतों में जाके उनके लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है, कई बार वो मर भी जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से पॉलीथीन जो है वो अच्छा तो है, लेकिन उसका हमें जो है कम से कम उपयोग करना चाहिए जहाँ पे बहुत नेसेसरी हो। आजकल आपने सुना होगा कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को हमने गवर्नमेंट ने डिसकंटिन्यू कर दिया है। इट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब वो प्लास्टिक जिनका हम एक बार इस्तेमाल करके फेंक देते हैं, उस तरह के प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग अब नहीं होगी। ऐसे प्लास्टिक्स की ही मैन्युफैक्चरिंग होगी जिसकी कि मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स हम यूज़ करते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर किसी एक प्लास्टिक को सिंगल यूज़ के लिए बनाया गया हो और बाद में हम उसको फेंक दें तो वो एनवायरनमेंट में कितने दिनों तक परसिस्ट करती है। इस वजह से सिंगल यूज़ प्लास्टिक को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। और जैसे कि इसमें कहा गया कि आप जब बाज़ार जाते हो तो आप भी कोई झोला थैला लेके नहीं जाते हो, सीधे पॉलीथीन में सब्जी देता है सब्जी वाला, आप लेके आ जाते हो। लेकिन आप ये नहीं सोचते हो कि आपने एक पॉलीथीन यूज़ की, आप जैसे बहुत सारे लोग हैं इस देश में, पूरी दुनिया में, अगर सब लोग यही काम करने लगे तो सोचिए पॉलीथीन का पहाड़ बन जाएगा। फिर हमारे पास कोई जगह नहीं होगी कि हम उसको डिकम्पोज कर सके। ठीक है, सो this is one reason why plastic waste keep getting accumulated in our homes. Ultimately, plastic find its way to the garbage. Disposal of plastic is a major problem. Why? तो प्लास्टिक का डिस्पोजल बहुत ही बड़ी समस्या हो गई। क्यों? क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। बायोडिग्रेडेबल नहीं होने की वजह से जो है ये एनवायरनमेंट में अगर आ गया एक बारी, ठीक है, तो वो बहुत सालों मिलियंस ऑफ ईयर्स पड़ा रहेगा जस का तस। उसको कोई भी बैक्टीरिया जो है डिग्रेड कर नहीं सकता। अभी तक कोई ऐसा रिसर्च नहीं सामने आया है, कोई ऐसे बैक्टीरिया नहीं सामने आया है जो कि इन प्लास्टिक्स के ऊपर एक्ट करके इनको डिग्रेड कर सके। ठीक है, A material which get decomposed through natural process such as the action by bacteria is called biodegradable. अब biodegradable एक टर्म आया है यहाँ पे, इसका क्या मतलब होता है? biodegradable मतलब कि वो चीज़ जो कि बायोलॉजिकली बैक्टीरिया के थ्रू वो ख़त्म हो जाए, यानी कि बैक्टीरिया जैसे कि उसको खाएगा तो वो चीज़ जो है अपने न्यूट्रिएंट्स में, अपने छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी। बट पॉलीथीन बायोडिग्रेडेबल नहीं है। जैसे कि जूट है, कपड़ा है, सब्जी के छिलके हैं, ये सारी चीज़ें बायोडिग्रेडेबल है। क्यों? क्योंकि इनको बैक्टीरिया
एक्ट करके इनको ख़त्म कर देता है, मिट्टी में मिला देता है, लेकिन पॉलीथीन को नहीं कर पाता है और ऐसे ही बहुत सारे प्लास्टिक्स को नहीं कर पाता है। इस वजह से ये सारी चीज़ें जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मतलब वो चीज़ें जिनको कि बैक्टीरिया खा सकता है, ख़त्म कर देता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वो जिनके कि ऊपर बैक्टीरिया नहीं एक्ट कर सकता है और वो एनवायरनमेंट में बहुत लंबे समय तक परसिस्ट करती रहती हैं, बनी रहती हैं। A material which is not easily decomposed by natural process is termed as non-biodegradable। अब ये एक हमें टेबल दी गई है, लुक एट टेबल 3.3। इसमें क्या दिया है, टाइप ऑफ वेस्ट, अप्रॉक्सीमेट टाइम टेकन टू डीजेनरेट, नेचर ऑफ मटेरियल। डीजेनरेट का मतलब होता है डिग्रेड करना, मतलब कि पूरी तरीके से नष्ट हो जाना, डीजेनरेट का ये मतलब होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे बताया गया है कि टाइप ऑफ वेस्ट, बहुत सारे तरीके के वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारे घरों से निकलते हैं आमतौर पे, उनके बहुत सारे प्रकार लिए गए हैं और एक अप्रॉक्सीमेट टाइम कैलकुलेट किया गया है कि लगभग इतने दिनों में ये जो है डिग्रेड हो जाते होंगे और फिर लास्ट में कंक्लूड किया गया है कि ये बायोडिग्रेडेबल है या नहीं है। ठीक है, तो हम वन बाय वन जो है सबको देखेंगे। इसमें सबसे पहले है पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लेफ्ट ओवर फूड स्टफ एट्सेट्रा, यानी जो घरों में सब्जी के छिलके हैं, कोई फ्रूट है या जो हम खाना छोड़ देते हैं, कई बार हमारा मन नहीं करता खाना छोड़, तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर हम इनको कूड़ेदान में फेंक दें, ठीक है, तो वो कितने दिन लेंगी, 1 से 2 हफ्ते लेंगी पूरी तरीके से डिग्रेड होने में, पूरी तरीके से उनको बैक्टीरिया सड़ा के एकदम मिट्टी में मिला देगा फिर से। ठीक है, तो और इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम, बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि जो बैक्टीरिया है, फंगस है, इनके ऊपर एक्ट करके इनको पूरी तरीके से इनके न्यूट्रिएंट्स को अनलॉक कर दे रहा है। ठीक है, फिर से इनको इनके बेसिक कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर दे रहा है। वैसे ही पेपर, जो हम पेपर यूज़ करते हैं, कॉपी, पेन, पेपर, अखबार जैसे, उसको डिग्रेड होने में 10 से 30 दिन का टाइम लगता है और ये भी बायोडिग्रेडेबल है। कॉटन क्लोथ, जो कॉटन के कपड़े हैं, उनको डिग्रेड होने में 2 से 5 महीने का वक्त लगता है और ये भी बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में है। वुड, लकड़ी को डिग्रेड होने में 10 से 15 साल का समय लगता है और ये भी बायोडिग्रेडेबल है। कोई भी लकड़ी का जैसे टुकड़ा है वो गिरा हुआ है तो उसको लगभग 10 से 15 साल लग जाएगा पूरी तरीके से डिग्रेड होने में, और ये अप्रॉक्सीमेट टाइम कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, मतलब अप्रॉक्सीमेट लगभग। वुलन क्लोथ्स, जो ऊनी कपड़े होते हैं, उनको 1 साल का टाइम लगता है और वो भी बायोडिग्रेडेबल है। टिन, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल कैंस, जैसे कि हम पेप्सी आती है, मेटल कैन वाली पेप्सी, ठीक है, समझ गए होंगे आप, और एल्यूमिनियम फॉइल जो हम यूज़ करते हैं खाना खाने के लिए, रैप करने के लिए, तो अगर ये हम सही जगह ना फेंकें, कूड़े में ऐसे ही फेंक दें और बाहर ऐसे ही फेंक दें, तो इनको बहुत टाइम लगेगा डिग्रेड होने में। ठीक है, तो टिन, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल कैंस को डिग्रेड होने में 100 से 500 साल तक का समय लगेगा। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेट है। ठीक है, और इसीलिए इनको नॉन बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि ये इतना स्लो रेट है कि इनको बायोडिग्रेडेबल कहना ही बेईमानी होगी। इसी वजह से इनको नॉन बायोडिग्रेडेबल में रखा गया, क्योंकि इतने लंबे समय के बाद जो डिग्रेड हो रहा है तो एक तरीके से वो नहीं ही डिग्रेड हो रहा है। ठीक है, वैसे ही प्लास्टिक बैग्स, ठीक है, ये सेवरल ईयर्स, इसका तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं है और ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में है। अब हम देखेंगे, सिंस प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज इट इज़ नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली, तो क्योंकि प्लास्टिक बहुत साल लेता है डिग्रेड होने में, तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि इन्वायरमेंट में आके इतने लंबे समय तक परसिस्ट करेगा तो बहुत सारी चीज़ों को ये नुकसान पहुंचाएगा। इट कॉजेज एनवायरमेंटल पोल्यूशन, इन्वायरमेंट में पोल्यूशन कॉज करता है। बिसाइड्स द बर्निंग प्रोसेस in the synthetic material is quite slow and it does not get completely burned easily। तो जब हम इसको बर्न करते हैं, मान लीजिए बहुत सारी पॉलीथीन इकट्ठी हो गई, हम देख रहे हैं कि सब जगह कूड़ा फैला हुआ है, सबको इकट्ठा करके जला दिया, लेकिन जलाने में भी ये बहुत कंप्लीटली लास्ट में कुछ ना कुछ इसका बच जाएगा, वो पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो लास्ट में बच जाएगा। ठीक है, और वो कंप्लीटली बर्न नहीं होता, इसीलिए कहा जा रहा है। और जब वो जलेगा तो वो बहुत सारी पॉइजनस गैस जो है एनवायरनमेंट में रिलीज करेगा, जो कि और भी ज़्यादा नुकसानदायक है। ठीक है, सो इन द प्रोसेस इट रिलीजेज लॉट्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स इनटू द एटमॉस्फेयर कॉजिंग एयर पोल्यूशन।
हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व। तो अब इतनी सारी समस्याएं हैं पॉलीथीन बैग्स और पॉलीथीन से बनी हुई चीज़ें और प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें को यूज़ करने से, तो इसका हल क्या है, कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम, अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल। तो हम ये कर सकते हैं कि वी शुड अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज वी कैन, जितना हो सके। मेक यूज़ ऑफ बैग्स मेड अप ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग। तो कपड़े का या जूट का बना हुआ बैग जो है आप इस्तेमाल करिए। अब तो बहुत सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस भी कागज़ के या जूट के या कपड़े के बैग्स आपको पैकिंग में दे रहे हैं और आप खुद से भी बनवा सकते हैं। ठीक है, आप के लिए एक आइडिया ये है कि अगर आपकी कोई पुरानी जीन्स है, ठीक है, मैंने भी अपने घर में एक बनवाया है, तो अगर आपकी कोई पुरानी जीन्स है, 2-3 पुरानी जीन्स है, तो आप उसको टेलर के पास ले जा करके उसका जो है बड़ा सा बैग, और उसको आप कोई स्टाइल भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपके मन में हो, या टेलर को ही बोल दीजिए, वो खुद ही से बहुत सारे स्टाइल कर देंगे। तो मैंने जो है एक बहुत ही अच्छा सा जीन्स का बैग जो है वो बनवाया है और मैं उसको बहुत रफली यूज़ करती हूँ सब्जी लाने के लिए। उसके अंदर मैंने बहुत सारे सब पॉकेट्स भी बनवाए हैं, जैसे मिर्ची, टमाटर, जो छोटे अदरक चीज़ें रखने के लिए, तो उनमें रख देती हूँ ताकि वो बाकी सब्जियों में वो नहीं मिलते हैं। और वो कैरी बैग बहुत ही अच्छा है, सब लोग बहुत तारीफ़ करते हैं। तो आप भी जो है इस तरह का पुरानी जीन्स के कपड़े से आप जो है बनवा सकते हैं, जो कि बहुत ही मजबूत है और बहुत अच्छा लगता है देखने में। सो the biodegradable and the non-biodegradable waste should be collected separately and disposed of separately। तो ये जो है पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। the biodegradable and non-biodegradable waste should be collected। जैसे हम क्या करते हैं, घरों में सब्जी का छिलका हुआ डस्टबिन में डाल दिया, पेपर आया डस्टबिन में डाल दिया, पॉलीथीन कहीं सब्जी वब्जी लेके आया है, पॉलीथीन सब्जी में डाल दिया, चिप्स का पैकेट सब्जी, उसी एक ही गार्बेज बिन में हम सारा कूड़ा डालते गए और फिर कूड़े की गाड़ी है, हमने उठा के उसको दे दिया। तो यानी कि हमने घर में खुद ही सारा कूड़ा मिक्स कर लिया है। तो आपके घर में भी कूड़े की जब गाड़ी आती है तो वो कहते हैं गीला कूड़ा अलग दो, सूखा कूड़ा अलग दो। तो सूखा कूड़ा अगर जैसे कि चिप्स के पैकेट हैं, पेपर है, ऑयल पिन है, मेटल है, तो इस तरह की चीज़ें अगर आप खुद ही से अलग करके रख देंगे तो उनको कितना आसान हो जाएगा। ठीक है, वो लोग गीला कूड़ा जो है अगर आप अलग करके देंगे तो ऑलरेडी उनके पास सब इकट्ठा गीला, तो वो एक जगह जाके उसको डंप कर देंगे और वो थोड़े दिनों में सड़ जाएगा। और जो सूखा कूड़ा उन्होंने कलेक्ट किया उसको वो रिसाइकिल के लिए आगे बढ़ा देंगे। तो आपने रिसाइकलिंग में कितनी मदद की, एनवायरनमेंट में आपका एक छोटा सा एफर्ट, मतलब हार्डली जिसमें 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगता, सिर्फ आपको क्या करना है, उसमें मिक्स नहीं करना है, उसको अलग से रखना है। तो इतना सा एफर्ट जो है, कितने सारे एफर्ट्स और कितनी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हो सकता है। तो आप इसके बारे में सोचिएगा और गीला कूड़ा अलग और सूखा कूड़ा अलग से इकट्ठा करना है आपको। आप करेंगे तो बाकी लोग भी करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस दिस इन योर होम्स। कैन यू सजेस्ट सम अदर वेज इन विच यू कैन कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स रिड्यूसिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स। तो ये एक तरीके से आपने कंट्रीब्यूट किया। कहते हैं ना कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करें, इतना पोल्यूशन हो रहा है, ये है वो है। तो आप शुरू कर सकते हैं ये करना, आप ये कर सकते हैं, आप ये करिए। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, ठीक है, एक तो आप प्लास्टिक बैग का यूज़ कम करिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि आप जो अपने घर में गीला कूड़ा अलग, सूखा कूड़ा अलग, ठीक है, मेटल के कूड़ा अलग, ये इकट्ठा करिए। ठीक, और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं कि हम प्लास्टिक का यूज़ करना तो बिल्कुल बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी जो है एक मटेरियल है जिसको कि हम बार बार यूज़ करना चाहते हैं। तो ये कर सकते हैं कि आप बार बार उसको यूज़ करिए। ठीक है, उसको फेंकिए मत, एक ही चीज़ को बार बार रीयूज़ करिए। जैसे कि अगर आपके पास एक बड़ी सी पॉलीथीन है, ठीक है, तो आप उसी पॉलीथीन को बार बार यूज़ करिए। जैसे आप उसके अंदर आलू लेके आते हैं, तो आप उस पॉलीथीन वाली जो है बड़ी सी, उसी के अंदर आलू लेके आइए हमेशा, तो आपका बैग गंदा नहीं होगा। तो उसको फेंकिए मत, एक बार यूज़ करके आप उसको रीयूज़ करिए। ठीक है, और अगर आपको बहुत पुराना हो गया, फट गया, तो आप उसको रिसाइकिल के लिए अलग से सूखे कूड़े में डाल के दीजिए ताकि वो रिसाइकिल प्लांट पे पहुंच जाए। इट इज़ बेटर टू रिसाइकिल प्लास्टिक वेस्ट, आप रिसाइकिल करने के लिए दीजिए।
मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल्ड। तो जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं यानी कि जिनको कि गर्म करने से वो पिघल जाते हैं, दो तरह के प्लास्टिक होते हैं, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक मतलब जिनको की शेप हम बदल सकते हैं, हीट करने पे वो मेल्ट कर जाते हैं, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो जो कि हीट करने पे मेल्ट नहीं होते हैं, उनका शेप अब हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ज़्यादातर जो थर्मोप्लास्टिक जो हम प्लास्टिक यूज़ करते हैं वो सब थर्मोप्लास्टिक की होते हैं, उनका हम आराम से मेल्ट कर सकते हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ द आइटम्स दैट कैन बी रिसाइकल्ड, हाउएवर ड्यूरिंग रिसाइकलिंग सर्टेन coloring agents are added. This limit its use especially for storage of food. तो क्या होता है कि जैसे हम रिसाइकलिंग के लिए प्लास्टिक को दे देते हैं, लेकिन उस रिसाइकिल प्लास्टिक से जब कोई और प्लास्टिक फिर से बनाते हैं तो वो उसमें कुछ कलरिंग, कुछ इस तरह के केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं जिससे कि हाँ उसकी वो क्वालिटी नहीं रह जाती, वो फूड ग्रेड का प्लास्टिक हम उससे नहीं बना सकते उसमें, क्योंकि कुछ हार्मफुल केमिकल्स मिलाते हैं रिसाइकिल करने के पर्पस के लिए, तो इसलिए वो फूड ग्रेड प्लास्टिक नहीं बनते हैं। जो भी रिसाइकिल प्लास्टिक बनते हैं वो फूड ग्रेड के नहीं होते, इसीलिए थोड़ा सा हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम रिसाइकिल्ड जो है वो प्लास्टिक्स का यूज़ ना करें फूड मटेरियल्स को रखने के लिए। As a responsible citizen, remember the 5R principles: reduce, reuse, recycle, recover and refuse. तो this point is very very important from your examination point. What are the 5 R's? These are 5R principle: reduce, recycle, recover and refuse. सबसे पहले तो आप रिड्यूस करिए प्लास्टिक का यूज़ करना, दूसरा है रीयूज़ करिए, मतलब एक प्लास्टिक को आप बार बार यूज़ कर रहे हैं, तो आप जो कूड़े की क्वांटिटी उसको कम कर दिया आपने, एक ही पॉलीथीन बार बार यूज़ कर रहे हैं। रिसाइकिल यानी जब आपका यूज़ ख़त्म हो गया तो उसको रिसाइकिल के लिए दीजिए। और रिकवर मतलब जो रिसाइकिल से जब हमने जो नया प्लास्टिक बनाया उसको हमने रिकवर किया। और रिफ्यूज़ यानी कि आप जो है गंदगी फैलाने से रिफ्यूज़ कर दीजिए, आप जो है कूड़े को उसकी गलत जगह पे फेंकने से रिफ्यूज़ कर दीजिए। तो डेवलप हैबिट्स विच आर एनवायरनमेंट फ्रेंडली। तो इस तरह की जो हैबिट्स हैं ये बहुत मायने रखती है लंबे समय में हम अपने फ्यूचर जनरेशन्स को कैसा एनवायरनमेंट देना चाहते हैं, कैसा एनवायरनमेंट उनके पास रहेगा। हमारी आज की हैबिट्स बहुत फ़र्क डालेंगी, ठीक है, छोटी छोटी रोज़ की हैबिट्स बहुत ही ज़्यादा फ़र्क डालेगी। सो अब हम डिस्कस करेंगे टॉपिक ये है आपका, हैव यू एवर सीन अ गार्बेज डंप वेयर एनिमल्स आर ईटिंग गार्बेज? In the process of eating the food, waste they swallow materials like polythene bags and wrappers of food. आपने देखा होगा कि कई बार जो डस्टबिन है, गार्बेज बिन है, जहाँ पे ओपनली गार्बेज पड़ा रहता है, वहाँ पे आपने काऊ को देखा होगा और डॉग्स को देखा होगा, पिग्स को देखा होगा, वो गार्बेज में अपना खाना ढूंढते रहते हैं। और इसी खाना ढूंढने के प्रोसेस में कई बार जो है वो पॉलीथीन बैग्स को स्वॉलो कर जाते हैं, यानी निगल जाते हैं, ठीक है। और ये पॉलीथीन बैग जब उनके अंदर बॉडी के अंदर जाती है तो वो उनकी रिस्पिरेटरी ट्रैक में फंस जाती है, कई बार उनके स्टमक में फंस जाती है, जिससे उनको अल्सर्स हो जाते हैं और एनिमल्स जो है ऑल ऑफ ए सडन मर जाता है, ठीक है। सो कैन यू इमेजिन द कॉन्सिक्वेंसेस? तो इन सब चीज़ों का दुष्परिणाम आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा होता होगा, क्योंकि एनिमल्स हैं, उनको नहीं पता कि ये खाने की चीज़ नहीं है, वो खा जाते हैं, निकल जाते हैं। The plastic material chokes the respiratory system of these animals or forms a lining in their stomach and can be the cause of their death. और इससे उनकी मौत भी हो सकती है। कितना खतरनाक है ये। तो हमारी एक ज़रा सी लापरवाही से कितने एनिमल्स मर सकते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। और आज जो है मैंने कई बार टीवी में देखा है कि जो कई व्हेल जो है वो मिली हैं समंदर के किनारे, और जब उनका पोस्टमार्टम किया गया, उनका पेट चीर के देखा गया व्हेल्स के अंदर, तो उनके टन्स ऑफ टन्स प्लास्टिक की बॉटल्स, पॉलीथीन बैग्स और प्लास्टिक के बहुत सारे कचरे व्हेल्स के पेट के अंदर से निकले। और कई बार साइंटिस्ट ने ये भी प्रेडिक्ट किया है कि जो व्हेल की डेथ है वो इसी वजह से हुई है। तो क्योंकि समंदर में भी ये कचरा जाता रहता है, तो सोच लीजिए कि कितनी खतरनाक चीज़ है ये प्लास्टिक, जो कि बायोडिग्रेडेबल भी नहीं है।
The polybags carelessly thrown here and there are responsible for clogging the drains. और जो हम इधर उधर पॉलीथीन बैग्स फेंकते रहते हैं वो कई बार जो हमारी ड्रेन, जो नाली का सिस्टम है, पानी इधर से बह के उधर जाना, तो ये ड्रेनेज को भी ब्लॉक कर देता है। और बरसात में जब बारिश होती है तो ड्रेनेज ब्लॉक होने की वजह से सब जगह पानी भर जाता है। तो ये भी समस्या हो सकती है, क्योंकि पानी, ये पॉलीथीन बैग्स जो होते हैं वो क्या है, वाटर रेजिस्टेंट होते हैं, पानी से भी उनका कुछ नहीं होता है। Sometimes we are very carelessly and throw the wrappers of chips, biscuit and other eatables on the road or in the parks or picnic places. Should we not think twice before doing so? तो इस वजह से कई बार हम लोग जैसे पिकनिक मनाने गए या रोड पे चल रहे हैं, बाजार गए या गाड़ी में बैठे हैं, तो चिप्स खा रहे हैं, चिप्स खत्म हुआ, पैकेट फेंक दिया रोड पे। पिकनिक गए, पिकनिक मनाई, खेले कूदे, और जो गंदगी है उसी प्लेस पे वहीं छोड़ छाड़ के आ गए। तो ये क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हमें क्या करना है, हमें अपनी हैबिट्स और अपनी आदतें कुछ इस तरीके की बनानी है कि जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, क्योंकि ये इन्वायरमेंट हमारा है। अगर इस इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचेगा तो अल्टीमेटली हमें भी नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि ये गोल साइकिल है। ठीक है, ये गोल साइकिल है। अगर हम किसी एक चीज़ को डिस्टर्ब करेंगे तो उसका जो इफेक्ट है वो हम तक भी पहुंचेगा। ऐसा नहीं है कि हमने किसी एक चीज़ को डिस्टर्ब कर दिया तो हमारे तक वो इफेक्ट नहीं, आज नहीं तो कल वो इफेक्ट हमारे पास आएगा ही आएगा। इसीलिए हमें अपने हैबिट्स में ही बदलाव करनी है कि हम एनवायरमेंटल फ्रेंडली बने। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, व्हाट मेजर्स डू यू सजेस्ट टू कीप पब्लिक प्लेसेस क्लीन एंड फ्री ऑफ प्लास्टिक? तो आप क्या सजेस्ट कर सकते हैं? आप ये सजेस्ट कर सकते हैं कि हम पहले तो कम से कम प्लास्टिक का यूज़ करें। दूसरा ये है कि अगर हम यूज़ करें तो हम उसको रीयूज़ करें, बार बार उसको यूज़ करें, ठीक है, रिसाइकिल की तरह। और जो कूड़ा है उसको कूड़ेदान में ही डालें। और जहाँ पे भी कूड़ेदान है वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो कूड़ा जिसमें डालने के लिए कहा गया है उस चीज़ को हम फॉलो करें। गीला कूड़ा अलग, सूखा कूड़ा अलग। तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हम इतना तो बिल्कुल कर ही सकते हैं और हमें करना ही चाहिए। ओके, अब हम दूसरा टॉपिक देखेंगे, फाइबर वाइज। तो फाइबर वाइज का क्या मतलब है? फाइबर एंड वाइज, ठीक है। वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान, ठीक है। और फाइबर यहाँ पे मतलब है कि आर्टिफिशियल जो है हम प्लास्टिक्स बनाते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाते हैं, उन यहाँ पे फाइबर का वो मतलब है। तो क्योंकि देखिए फाइबर्स जो है हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, जैसे पॉलीथीन है हमारे पास, और भी बहुत सारे प्लास्टिक्स की वैरायटी है, ठीक है। तो इनके बिना हमारी लाइफ चल नहीं सकती है, ठीक है। और हमें कहीं ना कहीं इनका यूज़ बहुत ज़रूरी भी है, ठीक है, क्योंकि ये इकोनॉमिकल है, सस्ते हैं, ड्यूरेबल हैं, रीयूजेबल हैं। तो बहुत सारी इनकी क्वालिटीज़ अनगिनत है, इसी वजह से इनका आविष्कार भी हुआ और इसी वजह से इतने पॉपुलर भी हैं। लेकिन हमें बुद्धिमानी से इनका यूज़ करना है, बेवकूफ़ी से नहीं। सो व्हाट वी शुड बिकम फाइबर वाइज, ठीक है। तो इस फाइबर वाइज बनने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? जैसे कि पहला पॉइंट है जो आपको फाइबर वाइज बनाता है। पहला पॉइंट है कि 3 पॉइंट्स है जो कि आपको फाइबर वाइज बनाता है। पहला पॉइंट है कि डू नॉट थ्रो द प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडीज और ऑन द रोड। पानी जैसे नदी में, नालों में या रोड पे आप पॉलीथीन बैग्स को इधर उधर ऐसे ही मत फेंक दीजिए, उनको कूड़ेदान में डालिए, ठीक है। ये फाइबर वाइज का पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है टेक अ कॉटन कैरी बैग और अ जूट बैग व्हाइल गोइंग फॉर शॉपिंग। तो शॉपिंग जाते वक्त जो है आप जो है जूट का या कॉटन का बैग कैरी करिए। तीसरा पॉइंट है ट्राई टू मिनिमाइज द यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल सच एज एग्जाम्पल यूज अ स्टील लंच बॉक्स इंस्टेड ऑफ अ प्लास्टिक वन। अगर आप स्टील का लंच बॉक्स यूज कर सकते हैं क्योंकि वो तो बहुत दिनों तक चलता है, बहुत सालों तक चलता है, रिसाइकिल भी हो जाता है। लेकिन प्लास्टिक का लंच बॉक्स क्या है, वो रिसाइकिल नहीं होगा और वो इतने दिन तक भी नहीं चलेगा। तो प्लास्टिक का लंच बॉक्स यूज़ करने से अच्छा है कि आप स्टील का लंच बॉक्स यूज़ करिए। तो क्योंकि हम फाइबर से हम बच तो नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फाइबर बहुत काम की चीज़ होती है, हमारा बहुत मदद करती है हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ में और लाइफ में, ठीक है। बहुत सारी गाड़ी के पार्ट्स, एरोप्लेन के पार्ट्स और बहुत सारी चीज़ें, पेन, तो ये बहुत हल्की, लाइट वेट, रीयूजेबल, सस्ती, बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं फाइबर के पास। लेकिन हमें इसकी बुद्धिमानी से यूज़ करना है, तभी हम फाइबर वाइज बन सकते हैं। तो होप करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई। थैंक यू।